Hello friends, this is the ninth part of the chapter Electrochemistry. In this video, we are discussing the Kohlrausch law and its applications. Hello and welcome my friends. Let me give you my brief introduction. मेरा नाम विक्रांत कुमार है. आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट. मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से की. IIT JEE की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माई ऑल इंडिया रैंक इन IIT JEE वॉज 869. हेलो एवरीवन. लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आपको याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो हम लोगों ने कंडक्टेंस, दैट इज द पार्ट सी ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको स्टार्ट किया था. और उसमें हम लोगों ने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की. स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस से, रो एल अपॉन ए लिखा था. रो वाज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. उसी के इनवर्स को हम लोगों ने कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला था, है ना. और उसके बाद फिर दो और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए थे, दैट वाज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इन सब के लिए फॉर्मूलाज कुछ देखे थे, उसको यूज भी किया था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किया था, और फिर उनके सबकी यूनिट्स को भी बहुत ध्यान से देखा था. ठीक है, तो दोज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको याद होगा कि एंड जहां पर हम लोगों ने किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन दीज थ्री टर्म्स, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके ग्राफ की बात की थी हम लोगों ने. आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. और एंड में मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग समथिंग कॉल्ड कोलरॉस लॉ की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में. सो व्हाई इट इज कमिंग एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे लास्ट लेक्चर एंड किया था. कहां पे एंड किया था हम लोगों ने एक ग्राफ की बात की थी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी, तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, NaCl, HCl, NaOH, ये सब तरह के, CH3CONA, सोडियम एसीटेट, ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, मतलब उनका कंप्लीट आयनाइजेशन हम लोग मानते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. तो उनके लिए जब हम लोग बात कर रहे थे, इट वाज कमिंग टू बी स्ट्रेट लाइन. और इस स्ट्रेट लाइन की बात जो है, इसको हम लोग यहां पर एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे थे बिकॉज इट वाज स्ट्रेट लाइन, एंड दैट्स व्हाई यहां पर जो पॉइंट मिलता था, जिसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे थे, और अदरवाइज इट वाज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना. तो ये जो टर्म था, इसका वैल्यू यू कैन आइडेंटिफाई बाय राइटिंग जस्ट द इक्वेशन, और फ्रॉम ग्राफ यू कैन जस्ट एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट, बट ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कहानी थी, तो इसका इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखना सीखा था. व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन वाज lambda m naught minus b root c, और ये c is the concentration. so root c के साथ इसका लीनियर ग्राफ आ रहा था. we are very much interested in the linear graphs, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख के समझ में आती है. so उसमें b की बात की थी कि it was depending on the type of electrolytes, है ना. तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट बोला था कि अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम क्या है? ट्रेंड सेम है, that when you are increasing the concentration it is decreasing, when you are decreasing the concentration that means when you are doing the dilution of the solution, dilution का मतलब C को डिक्रीज करना, तो ये बढ़ता है. और बढ़ता जो है वो, उसका नेचर जो होता है वो कुछ कर्व जैसा होता है, which cannot be extrapolated. ओके, तो एक पर्टिकुलर कर्व एकदम इक्वेशन पे फिट बैठता हुआ नहीं रहता है, and that's why इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हम लोग. so this is for वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम नॉट है वो कहां आएगा, वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट डू इट बाय थ्योरी. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग यहां पे नहीं जा सकते. व्हाई वी कैन नॉट गो प्रैक्टिकली हियर? बिकॉज यहां पे क्या है, C टेंड्स टू जीरो. C टेंड्स टू जीरो का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, यू नीड इनफाइनाइट वॉल्यूम दैट यू कैन नॉट क्रिएट प्रैक्टिकली. So that is one difficulty. Okay. Now अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो प्रैक्टिकली नहीं किया, लेकिन एक ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके वी कैन गेट द लैम्डा एम नॉट, विच इज थ्योरेटिकल पार्ट. तो वैसा ही
theoretical part एक आता है for the determination of lambda m naught of weak electrolyte, and that is obtained by this Kohlroas law of independent migration of ions. So I'll repeat it again. जो भी अभी तक डिस्कस किया हम लोगों ने वो क्या था कि आपके पास इस पॉइंट पे पहुंचने का प्रैक्टिकली कोई रास्ता नहीं है. You cannot measure this term lambda m naught which is called limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution. प्रैक्टिकली आप यहां नहीं जा सकते बिकॉज यू नीड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो थियोरेटिकली कैसे जा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट वाज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन व्हिच कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू गेट दिस लैम्डा एम नॉट. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये थियोरेटिकल कन्वर्जन जो है ये उस ग्राफ से नहीं आने वाला है, किसी इक्वेशन से नहीं आने वाला है. तो फिर कैसे लाएंगे? For that we are going to learn today Kohlroas law of independent migration of ions. So let's see what is this law and what are its applications. So statement क्या है Kohlroas law of independent migration of ions का? पहले statement देखेंगे और फिर इसके application में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? So that statement says at infinite dilution. तो सबसे पहला point important यही है कि this law talks about infinite dilution. It doesn't talk about finite dilution. That's first point. Now, second point is at infinite dilution, ions of any electrolyte can migrate independently. तो ये जो ions है at infinite dilution can migrate independently due to absence of mutual interaction. Okay? And hence conductance due to individual ions is independent of the presence of other ions. ठीक है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या बोला गया. इतना सारा लैंग्वेज जो लिखा गया इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब ये है कि when you are having infinite dilution that means you are having infinite volume. Theoretically, practically you cannot achieve it. But theoretically when you are having infinite dilution of a solution that means you are having infinite volume, then कोई भी एक आयन जो होगा वो दूसरे आयन से infinite distance पे होगा. And that's why उस आयन को, उस एक आयन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके सामने दूसरे आयन्स भी हैं. That's why उनका जो माइग्रेशन होगा, उनका जो मूवमेंट होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर आयन. ठीक है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा कंडक्टेंस की तरफ वो एक फिक्स नंबर होगा एंड इट डजंट मैटर कि उसके साथ दूसरे आयन्स कौन से प्रेजेंट है इनसाइड द सॉल्यूशन. सो दैट इज कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स. अब इसको देखते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है. न्यूमेरिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है देखते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसको हम लोग ऐसा जब आयंस की बात करते हैं तो स्मॉल लैम्डा दिखाते हैं, जब हम लोग पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कैपिटल लैम्डा जैसा दिखा देते हैं. तो मान लीजिए अगर हम लोग Cl माइनस आयन के मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो वो जो होगा दैट विल बी, ये नॉट लिखते ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, तो दैट विल बी लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस इन CaCl2 और लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस इन NaCl. पर मोल की बात हो रही है, ये पर मोल है, मोलर कंडक्टिविटी की बात हम लोग कर रहे हैं. सो दैट रिमेन्स सेम if it is in the form of CaCl2 or in the form of NaCl or in the form of even HCl or in the form of NH4Cl. ये सारी चीजों में Cl माइनस के 1 मोल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा टुवर्ड्स द कंडक्टेंस, इट विल बी अ फिक्स्ड नंबर. सो दैट इज जस्ट वन वेरिएबल इन ऑल दीज थिंग्स. दैट्स फर्स्ट पार्ट. ओके, तो ये तो एक बात हो गई. अब इसी तरह से अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की पूरी बात करें, लाइक मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट है, तो अगर हम लोग बात करें कि लैम्डा एम नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस, इसके अगर हम लोग लैम्डा एम नॉट की बात करें तो इसके 1 मोल में यू आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फेट. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इन सब का कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगा. तो दीज आर जस्ट फिक्स्ड नंबर्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट विल बी 2 into lambda m naught of Al3 plus 3 into lambda m naught of सल्फेट आयंस. ओके, तो इसी को जैसा मैंने बताया कि जब हम लोग आयंस की बात करते हैं तो स्मॉल जैसा लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को अगर कैलकुलेशन करना है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस लिखने में ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है. ओके, सो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. सो दैट्स अनदर पार्ट.
अब इन दोनों चीजों को देखकर अगर हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो अगर मुझे कोई भी एक सॉल्ट दे दिया जाए या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल दे दिया जाए और उसके लिए लैम्डा एम नॉट की बात की जाए, यहां पे कैपिटल लिखते हैं हम लोग, सो लैम्डा एम नॉट की बात की जाए इन जनरल फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट AX/BY which is going to give you A ions and B ions, A प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है, B प्लस माइनस, मतलब A अगर कैटायन है तो A प्लस समथिंग चार्ज होगा, B माइनस समथिंग चार्ज होगा if it is an anion. So that can be written as AX/BY लिख रहे हैं हम लोग. So it will be X into lambda m naught of AM प्लस कुछ भी चार्ज रहा होगा इसका and प्लस Y into lambda m naught of बी एन माइनस कुछ भी इसका चार्ज रहा होगा. ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म्स हमारे पास आ गया. तो ये रूल हम लोग लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. वीक के लिए क्यों लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इवन द वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये चीज हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो व्हेन the dilution becomes infinite, that means the concentration tends to 0 हो जाएगा, then alpha tends to 1 आ जाता है even for weak electrolyte. So highly diluted के लिए weak electrolyte starts acting as a strong electrolyte. Theoretically when you are at infinite dilution then definitely it will be 100% ionized. So that is the theoretical part. Now अब इसमें एक चीज और आती है, अगर मैं यहीं पर लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट की बात करूं तो क्या होने वाला है. ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं. इफ यू आर हैविंग लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ AX/BY, नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि हम लोगों ने लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m का रिलेशन देखा था. व्हाट वाज दैट रिलेशन? इट वाज लैम्डा m नॉट ऑफ AX/BY डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं. जैसे इस सॉल्ट के लिए अगर हम लोग करें तो यहां पर अगर इसको हम लोग अप्लाई करें तो वी कैन राइट, पहले इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो अगर हम लोग अगर Al2SO4 थ्राइस की बात करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वी कैन राइट lambda equivalent not of Al2SO4 thrice equals lambda m naught of Al2SO4 thrice divided by, इसका n फैक्टर देखिए कितना होगा. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि whenever you are having this type of salt or any electrolyte, the total positive charge or magnitude of total negative charge becomes the n factor because there is no reaction here. एंड इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो वो 6 हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. अब इस पूरे टर्म की जगह हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं. सो व्हेन वी आर राइटिंग दैट, देखिए क्या बन रहा है ये, दिस बिकम्स 2 into lambda m naught of Al3 plus 3 into lambda m naught of SO4 2 minus divided by 6. नाउ अब इनके लिए भी तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट की बात हम लोग कर सकते हैं. तो व्हेन वी आर राइटिंग दैट, ये देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा m विल बिकम लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर एंड दैट्स व्हाई इसका जो n फैक्टर है वो 3 है. तो 3 इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Al3 प्लस लिखा जा सकता है प्लस 3 इनटू, अब ये लैम्डा m को फिर से हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम 2 इसका n फैक्टर है, सल्फेट का चार्ज इज 2, तो आयंस के लिए उसका चार्ज इटसेल्फ बिकम्स द n फैक्टर इन दिस केस इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय 6. देखिए पूरा क्या बन के आ गया, ये 6 कैंसिल आउट हो गया. इट इज सिंपली लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 minus and that's the formula. तो आगे से एक फॉर्मूला हम लोग इससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं. पहले पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं. वी कैन सिंपली राइट लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट AX/BY will be equal to lambda equivalent knot of cation plus lambda equivalent knot of anion, and that is going to be our next formula.
सो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं. सो इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो यहां पे दूसरा फॉर्मूला जो इन जनरल बना अपने सामने, दैट बिकम्स लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट AX/BY will become equal to simply lambda equivalent not of cation plus lambda not equivalent of anion. Okay, that's second formula. अब ये तो था कोलरॉस लॉ और उसका एक इमीडिएट इफेक्ट जो दिख रहा था, इमीडिएट जो रिजल्ट दिख रहा था, दीज आर द रिजल्ट्स. अब आते हैं हम लोग इस लॉ के एप्लीकेशंस की. काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं और उससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. पर्टिकुलरली स्टार्ट के जो एक दो एप्लीकेशन, उससे तो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी, नीट में भी. ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन की तरफ. तो चलिए अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ पे. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी बात हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर के एंड में और आज के लेक्चर के स्टार्ट में, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लैम्डा एम वर्सेज रूट सी, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट्स व्हाई we cannot extrapolate the graph to get the lambda m naught of weak electrolyte. लेकिन कोलरॉस लॉ से एक चीज समझ में आई और उसको यूज करके we can get lambda m naught theoretically. कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी आयन रहे, कैटायन या अनायन, एक पर्टिकुलर गिवन आयन लाइक क्लोराइड आयन या OH माइनस आयन या H+ आयन या Na+ आयन, ये जो पर्टिकुलर आयन्स हैं उनका मोलर कंट्रीब्यूशन, दैट मींस 1 मोल ऑफ आयन का कंट्रीब्यूशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ आयन्स इन द सॉल्यूशन. क्योंकि दो हेल्प मिलती है वीक इलेक्ट्रोलाइट को. अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे, दोनों में एक पर्टिकुलर आयन के का किसी दूसरे आयन के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ नॉन इनफाइनाइट या फिर कह दे फाइनाइट डाइल्यूशन के केस में जो प्रॉब्लम होता है, दैट इट इज नॉट हैविंग अल्फा इक्वल्स 1. दैट मींस ये 100% आयनाइज होता नहीं है. लेकिन जैसे हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचते हैं, इसका 100% आयनाइजेशन आ जाता है. दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम लोग बात करें CH3COH की, तो इसका ग्राफ अगर लैम्डा एम वर्सेज रूट सी अगर करेंगे तो इट विल नॉट कम स्ट्रेट लाइन, तो वहां से लैम्डा एम नॉट आ नहीं सकता. लेकिन अपन को मालूम है कि यहां पर जो दो आयंस हैं, वन इज CH3CO माइनस, अनदर इज H+. इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, H+ एंड CH3CO माइनस दोनों को पता ही नहीं रहेगा कि दूसरे आयंस कौन से हैं और कहां हैं, कितने दूर पे हैं, उनके साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है. दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, वी कैन राइट लाइक एक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही सिंपल लेते हैं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH है, तो इसके पास दो आयंस हैं, तो 1 मोल ऑफ CH3COH means 1 मोल ऑफ एसिटेट आयन एंड 1 मोल ऑफ H+ आयन. दैट इज इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जैसे नॉट लिखा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज 1 into lambda m naught of CH3CO minus आयन plus 1 into lambda m naught of H+ आयन. अब H+ का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि वो H+ CH3COH में हो या HCl में हो या H3PO4 में हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसका कंट्रीब्यूशन सेम रहने वाला है. ठीक है, वैसा ही एसिटेट आयन की बात करें, वो CH3COH का एसिटेट हो या फिर CH3CONA का एसिटेट हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका कंट्रीब्यूशन सेम आने वाला है. तो अब हम लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं. फायदा कैसे उठाएंगे? ऑलरेडी वी आर हैविंग सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए लैम्डा एम नॉट मालूम होता है. जैसे किसके लिए मालूम होता है? हमको HCl के लिए मालूम होगा, वो हम लोग ग्राफ से वो ड्रॉ करके हम लोग निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी सिंपली 1 into lambda m naught of H+ plus 1 into lambda m naught of Cl minus. ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कोलरॉस लॉ से ऐसा ही पता चला, लेकिन ये वैल्यू अपन को मालूम होता है, तो इन दोनों का समेशन मालूम है. ये जो वैल्यू है ये वही होगा जो यहां पे होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गेटिंग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. फाइनाइट डाइल्यूशन के केस में हम लोग ये बात नहीं कर सकते क्योंकि आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट नहीं कर पाते इन फाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये चीज हम लोग इनफाइनाइट नॉट लगा के ये काम कर सकते हैं हम लोग. वैसा ही एक और इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी
कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अब ये स्ट्रांग है तो इसके लिए भी लैम्डा एम नॉट अपन को मालूम होता है, ग्राफ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। सो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। इन दोनों को ऐड करने का मतलब इन चारों को ऐड कर देना। इन चारों को ऐड करने से ये तो मिल गया हम लोगों को, ये भी मिल गया हम लोगों को, लेकिन दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई। उन एक्स्ट्रा चीजों को कैसे हटाएं, तो हमारे पास एक और इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा जो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना होगा, वो कौन सा है, NaCl। सो NaCl का लैम्डा एम नॉट हम लोगों को मालूम होगा और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। ऐसा लिखते ही अब देखिए आपके पास 4 इक्वेशन है इनफैक्ट, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए तो हम लोगों को ये प्लस ये चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने हेस लॉ वगैरह में एडजस्ट करना सीखा है, उसके बाद हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रिएक्शन से 2-3 इक्वेशन से चौथे इक्वेशन को पता करना, इस तरह की चीजें हम लोगों ने की है। तो हम लोगों को ये चाहिए विद कोएफिशिएंट 1, दैट मींस 1 इंटू दिस मच चाहिए, तो 1 इंटू दिस मच यहाँ दिख रहा है। 1 इंटू H प्लस का चाहिए, वो भी यहाँ दिख रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने से ये दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों जो एक्स्ट्रा है उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो वी कैन राइट इन तीनों को यूज करके, और इसके हेल्प से वी कैन राइट लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH will be equal to this one plus this one, से हम लोगों को ये दोनों मिल जा रहा है। So we can write lambda m naught of HCl plus lambda m naught of CH3CON and then माइनस करना होगा ये, तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। So that will be minus lambda m naught of NaCl. So this is one example which was the simplest one. इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको नोट लिखिएगा, ठीक है। सो दैट्स वन पार्ट। इसको करने के बाद एक और एग्जांपल हम लोग साथ में करेंगे। तो पहले मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH इन टर्म्स ऑफ दी सॉल्ट्स का। इनका अगर लैम्डा एम नॉट दिया हो, मैंने यहाँ नंबर नहीं दिया, मैंने सिर्फ टर्म्स लिख दिया, आपके पास नंबर दे दिए जाएंगे, एंड में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें वो नंबर्स फीड करके यू कैन गेट दिस वन। बट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH को लिखना है इन तीनों के लैम्डा एम नॉट के टर्म्स में। अगर आप देखिए तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डायरेक्टली नहीं मिल सकता, लेकिन उन सबके डायरेक्टली मालूम होते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो, ठीक है। अभी अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं, जैसा पिछली बार किया तो वैसा ही लिखना है। लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH जो चाहिए, सो वी नीड 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4 प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस। ये हम लोगों को चाहिए, लेकिन अब ये दोनों इंडिविजुअली मालूम नहीं है, लेकिन इन सॉल्ट्स का जो इंफॉर्मेशन मालूम है उनके हिसाब से वी कैन राइट NH4Cl इक्वल्स 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4 प्लस आयन प्लस 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस आयन। तीसरे सॉल्ट की बात करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड है, बेस एक्चुअली, बट दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो लैम्डा एम नॉट ऑफ BaOH ट्वाइस will be equal to 1 into lambda m naught of Ba2 plus ion प्लस यहाँ 2 आएगा। ये ध्यान से देखिएगा कितने आयंस दिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो 2 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस आयन। सिमिलरली लास्ट वाला अगर हम लोग देखें, लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 की बात करें तो दैट विल ऑल्सो बी 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हम लोगों ने निकाल लिए।
अब हम लोगों को क्या चाहिए, NH4 प्लस के साथ 1 चाहिए, OH माइनस के साथ 1 चाहिए। तो NH4 प्लस के साथ 1 यहां दिख रहा है, OH माइनस के साथ यहां पे हम लोगों को जो दिख रहा है वो 2 है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय हाफ, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर +1 इंटू ये करना होगा तो NH4 प्लस का 1 दिख जाएगा, यहां प्लस ही करना होगा क्योंकि OH माइनस प्लस के साथ चाहिए, तो यहां +½ इंटू ये करना होगा। और यहां पे अब ऐसा करने से क्या क्या एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम लोगों को हाफ ऑफ Ba2 प्लस मिल गया एक्स्ट्रा, जो हम लोगों को नहीं चाहिए। सिमिलरली हम लोगों को यहां Cl माइनस के साथ 1 एक्स्ट्रा मिल गया, जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो Ba2 प्लस के साथ 1 वाला कैंसिल डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो -½ करके अगर करें तो हाफ ऑफ Ba2 प्लस एक्स्ट्रा जो आया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो Cl माइनस का 1 जो एक्स्ट्रा आया था वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेफिनेटली वी कैन राइट लैम्डा m नॉट ऑफ NH4OH will be equal to 1 into lambda m naught of NH4Cl plus half into lambda m naught of BaOH twice, and then minus half into lambda m naught of BaCl2। ठीक है, अब इसी में आपको ये 3 नंबर दे दिए जाए तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जो मेंस में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। एडवांस में ये एक स्टेज रहेगा, ये एक पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप रह सकता है, बट एडवांस के क्वेश्चन विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो दैट विल, अब समझ लीजिए एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन कैरी करने वाले, मतलब यहां जो सीखा वो अगले एप्लीकेशन में भी काम आने वाला है, वहां जो सीखेंगे उसको अगले एप्लीकेशन में काम आ सकता है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन सकता है। तो दिस वाज जस्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। लेट्स मूव टू द सेकंड एप्लीकेशन। चलिए अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ पे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ आयनेशन या डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ आयनेशन और डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा ही 100% आयनाइज होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनेशन जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द concentration. So at a particular concentration, I'm writing here C, that means concentration C जब रहे उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस समय उसका अल्फा क्या होगा, तो that is given by this formula lambda m naught of that electrolyte at concentration C divided by lambda m naught of that electrolyte। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग मानते हैं कि यहां पर जो है वो 100% आयनाइज हो रहा है, और इसका जितना फ्रैक्शन हम लोगों को lambda m मिल रहा है एट अ गिवन कंसंट्रेशन, दैट इज एक्चुअली द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग आयनाइज्ड। सो दैट इज द पॉइंट जहां से ये चीज आई। अब यहां से एक तो आ गया, अल्फा आ गया, लेकिन यहीं पर चीजें रुक नहीं सकती हैं। अगर वो एसिड है तो हो सकता है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर उसके के की बात कर ले, हो सकता है अगर वो बेस है, वीक बेस है, तो हो सकता है उसके केबी की बात हो रही हो। ठीक है, तो ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। मतलब अगर एक क्वेश्चन कंडक्टेंस से आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी सेक्शन को टच करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी से नहीं आ सकता, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक देखा गया है हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कंडक्टेंस के आते हैं तो वो इसी सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे अभी इसी एप्लीकेशन की बेसिस पे करेंगे। तो सिंपल सा टर्म है, इतना दिया हुआ है, इसकी बेसिस पर हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी मैं दूंगा, आप उसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसमें क्या बताया गया है, इट सेज मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m CH3COH सॉल्यूशन इज 5 Siemens centimeter square per mole। ठीक है, एंड देन इट आस्क कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400 Siemens centimeter square per mole। तो कौन सी चीजें दी हुई हैं आपको, पहले तो दिया हुआ है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन है, सो दैट इज गिवन एज 0.1 m, दैट्स वन पार्ट।
एट दिस कंसंट्रेशन, जो C इक्वल्स 0.1 पे जो अल्फा की बात अगर हम लोग करें तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम एट दिस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। ओके, नाउ आपके पास ये दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं। लैम्डा एम एट दिस कंसंट्रेशन इज गिवन एज 5 साइमंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड चूंकि यूनिट दोनों की सेम है, हमेशा ही कंफर्म करके रखिएगा यूनिट्स शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। सो दैट इज 5, बट नीचे जो आ रहा है लैम्डा एम नॉट जो दिया हुआ है दैट इज 400, सो दिस बिकम्स 1/80, ठीक है। तो ये अल्फा है, इट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज नॉट द आंसर, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कई बार धोखा होता है। उन्होंने पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो एसिड के लिए इट इज Ka, which is C alpha square by 1 minus alpha। तो जिन लोगों को आयनिक क्लियर नहीं है, पहले आयनिक थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो में मैंने पहले भी बोला है आयनिक आता है बार बार। सो यहाँ पर इसमें C मालूम है हम लोगों को 0.1 इंटू अल्फा मालूम है 1/80 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/80 डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सो अगर मैं पूरा का पूरा एग्जैक्टली ये लेके करूं तो यू विल बी गेटिंग आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.58 इंटू 10⁻⁵ जैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन, पॉज द वीडियो, note it down, try it by yourself, and then obviously we'll see the solution of the question. So question number 3 में आपके लिए क्या दिया गया है? The question says the conductance of a 0.0015 m aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized platinum electrode. The distance between the electrode is given 120 centimeter with an area of cross section 1 centimeter square. The conductance of this solution was found to be 5 into 10⁻⁷ Siemens. The pH of the solution is given as 4. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid in aqueous solution is Z into 10 square, not 10⁻², it is 10 square Siemens centimeter square per mole. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ जेड। तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन में। सो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है पहले और फिर कौन कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होंगी और वो हम लोगों को क्वेश्चन में आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो एल का वैल्यू दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स जो है वो जो दिया गया दैट इज 120 सेंटीमीटर, दैट इज वन थिंग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट जो दिया गया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से cell constant becomes 120 upon 1 per centimeter, that is 120 per centimeter, that is one part. अब इसी का कंडक्टेंस भी दिया गया है, तो G is given as how much? This is given as 5 into 10⁻⁷ Siemens, है ना, यही दिया हुआ है। Yes, okay. So now that is given. Now if we want to know the conductivity or specific conductance, if you remember उसका फॉर्मूला जो बनता है that is conductance into L by A, या फिर दूसरा फॉर्मूला बनता था cell constant by R। तो cell constant by R is cell constant into conductance. So this is cell constant into G. G is the conductance. So this becomes 5 into 10⁻⁷ into 120 और ये हो जाएगा Simon per centimeter. So now that gives you 600 into 10⁻⁷ is nothing but 6 into 10⁻⁵. That much Siemens per centimeter. तो ये एक चीज निकल गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है। तो मोलरिटी की बात अगर हम लोग करें तो मोलरिटी जिसको हम लोग C बोल रहे हैं यहाँ पे, that has been given as I think 0.0015, yes, so 0.0015 m दिया हुआ है मोलरिटी। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, pH ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, pH is given as 4, that means H plus का जो कंसंट्रेशन है that is 10⁻⁴। नाउ अगेन आयनिक यहाँ पर रेफर करना पड़ेगा। आयनिक में हम लोगों ने देखा था कोई भी एसिड अगर H प्लस रिलीज करता है, वीक एसिड अगर है तो H प्लस विल बी C इंटू अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं C अल्फा इक्वल्स 10⁻⁴।
So alpha becomes 10 raised to minus 4 divided by C, or C is 0.0015, and that gives you alpha equals 1/15. ठीक है, तो यहां तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम लोगों को मिल गया है अल्फा का वैल्यू, हम लोगों को मिल गया है यहां पे कप्पा का वैल्यू, कप्पा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे देखते हैं, कप्पा मालूम है, मोलरिटी मालूम है, यहां से क्या पता चलता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम एट गिवन सी विल बी इक्वल टू दैट कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, है ना। यही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा था। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵, हम लोगों के पास मोलरिटी दी हुई है 0.0015, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज 0.0015। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 40। ठीक है, तो 40 बिकम्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट के लिए भी हमेशा केयरफुल रहिएगा। सो दिस इज 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट इज लैम्डा एम एट द गिवन कंसंट्रेशन। नाउ लैम्डा एम मालूम है, अल्फा मालूम है, तो लैम्डा एम नॉट निकाल सकते, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अल्फा एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज लैम्डा एम एट द गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो यहां से लैम्डा एम नॉट कितना हो जाएगा, तो दैट विल बिकम lambda m at given concentration divided by alpha at given concentration. So lambda m at given concentration is 40, so this is 40, and divided by this alpha is 1/15, and that's why this becomes 1/15, which is 600, or this can be written as 6 × 10⁻², Simon centimeter square per mole. तो जिसको उन्होंने Z × 10⁻² बोला है, वहां Z की जगह हम लोगों को 6 दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से Z = 6। दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, दैट विल बी अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पैराग्राफ, तो दैट विल बी ऑन योर स्क्रीन। पॉज द वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन, पहले उसको नोट कर लेना है, देन अपने खुद से ट्राई करना है, देन विल कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन अ गिवन पैराग्राफ। सो दैट पैराग्राफ एंड द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी कमिंग ऑन योर स्क्रीन। चलिए, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पूरा पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट कंसेप्चुअल है। उस पैराग्राफ को सॉल्व करने से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। उसमें एक्चुअली पैराग्राफ का कोई काम नहीं था, इट वाज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, बट आपको सिखाना था, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की थी कि प्रैक्टिकली हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कैसे मेजर करते हैं, उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने बताया था कि इफ द डिटेक्टर in between is not detecting any current, then the Wheatstone bridge is considered to be the balanced bridge, and then what we say कि आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ जो आपके पास जो पैराग्राफ जो क्वेश्चन में जो आमने सामने के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 के सामने R4 है, R2 के सामने R3 है, and that's why we can write R1 into R4 equals R2 into R3। अब इसमें से R1 इज आवर कंडक्टिविटी सेल, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा, आगे देखते हैं कि उसका यूज कैसे आएगा। बट R1 इज द कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस, विच विल बी R2 into R3 अपॉन R4, एंड दैट विल बी इक्वल टू R2 का वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को 6, R3 का वैल्यू 4 एंड R4 का वैल्यू 2, एंड यहां से ये आ जाता है 12 ओम। सो दैट इज R1, दैट मीन्स कंडक्टिविटी सेल का ये रेजिस्टेंस आ गया। सेल कांस्टेंट की बात की हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी। सेल कांस्टेंट जो दिया हुआ है दैट इज हाउ मच, सो इट इज 0.024 पर सेंटीमीटर,
एंड दैट्स व्हाई यहां से जैसे मैंने बताया कि कप्पा निकाल सकते हैं आप, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट बाय आर upon r, so that becomes 0.024 divided by 12, so it becomes 2 into 10 raised to minus 3 और कप्पा की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट इज कप्पा। अब ये आ गया तो मोलर कंडक्टेंस अगर पूछ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। सो मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये कितना हो जाएगा, कप्पा का वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 है, इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी इज गिवन 0.1, so that gives you the value 20 Simon centimeter square per mole, and that is I think option number A. So option number A is the right answer for this question number 4. That was the first question based on the paragraph. Let's move to the second question based on the paragraph. Next question में क्या लिखा हुआ है देखते हैं उसको। So अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछ रहा है। अब यहां पर एक बात आती है कि वी नीड टू नो लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम लोग ग्राफ से तो कर नहीं सकते, लेकिन आपके सामने जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें 3 इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ दिए गए हैं। लेट्स सी दैट ग्राफ फर्स्ट एंड उसको एनालाइज करके पता करते हैं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH कैसे निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। ये ग्राफ में जो दिए गए हैं इनके इक्वेशंस भी दिए गए हैं। सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ इन सब का स्लोप -4 दिख रहा है। व्हाई दे आर सेम, व्हाई दीज आर पैरेलल लाइंस, डेफिनेटली दीज आर पैरेलल लाइंस, यहाँ नहीं आ रहा होगा बट इन देयर शुड बी पैरेलल लाइंस बिकॉज दे आर हैविंग द सेम स्लोप, है ना। दैट इज वन थिंग। व्हाई दे आर हैविंग सेम स्लोप, बिकॉज इफ यू रिमेंबर जो मैंने -b का वैल्यू बताया था, बोला था कि दैट इज सेम फॉर अ गिवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड व्हेन वी से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरह के थे। सो ऑल दिस salts आर और एसिड whatever are there, so all these electrolytes in general are 1 1 type। सबके देखिए कैटायन का चार्ज +1, अनायन का चार्ज -1 है, and that's why they are having same value of -b which is -4। तो ये तो बात होगी। अब उसमें जो y इंटरसेप्ट रहा करता था दैट इज दिस नंबर, एंड दीज वैल्यूज आर डिफरेंट बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट लैम्डा एम नॉट वैल्यू। तो यही जो वैल्यूज हैं दीज आर लैम्डा एम नॉट वैल्यूज ऑफ दिस सॉल्ट्स। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, यहां से लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl इक्वल्स 900 सिंपली। यहां से बोल सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl विल बिकम 200, एंड यहां से थर्ड वाले से बोल सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CONa इज 100। अगर ये तीनों मालूम है तो डेफिनेटली हम लोग लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH निकाल सकते हैं। पहले ही पॉइंट में, पहली एप्लीकेशन में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। तो अगर हम लोगों को लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH चाहिए तो दैट विल बी लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस lambda m naught of CH3CONa and plus lambda m naught of माइनस, यहाँ पे माइनस करना होगा, Na प्लस और Cl माइनस को हटाना है, so that's why lambda m naught of NaCl को माइनस कर दिया, and that gives you 900 plus 100 minus 200, all these values are Simon centimeter square per mole, so that's why we are getting 800 Simon centimeter square per mole as the answer, and that is I think option number A again. So A option is the right answer for this question number 5, which is the second question based on the paragraph. Okay, let's move to the solution of next question, which will be question number 6. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 अब बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि पहले ही ऐसा है कि एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा हुआ है एक क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने बात की थी लैम्डा m ऑफ CH3COH की, है ना। सो वहां से पता चला था कि लैम्डा m एट C इक्वल 0.1 पे जो आ रहा है दैट वाज आई थिंक 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड
पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लैम्डा एम नॉट निकाला, दैट वाज कमिंग 800 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. नाउ in this question it is asking the dissociation constant of 0.1 m CH3COH solution will be. तो अगेन फिर से याद रखिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नॉट अल्फा, इट इज Ka वैल्यू ऑफ द एसिड. सो दैट्स व्हाई पहले तो हम लोग अल्फा निकालेंगे एट दिस C, so that will be lambda m at C equals 0.1 divided by lambda m at infinite dilution, and that is 20 upon 800, that is 1 by 40. But this is not the answer. जैसा मैंने पहले भी बोला, dissociation constant is nothing but Ka, which will be C alpha square by 1 minus alpha. अभी अल्फा जो है अगर वो 0.1 से कम रहे तो उसको 1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं. ये हम लोगों ने बहुत बार आयनिक के टाइम पे किया हुआ है. तो दिस कैन बी रिटन एज C alpha square सिंपली. कंसंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है तो 0.1 into 1 by 40 का होल स्क्वायर. If you solve it, you will be getting 6.25 into 10 raised to minus 5, which is option number C in your given question. So that is the right answer for this question. चलिए, जब इतना कुछ सॉल्व कर लिया है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने इस बेसिस पे, सेकंड एप्लीकेशन एंड फर्स्ट एप्लीकेशन की बेसिस पे. अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो है IIT JEE एडवांस का एक एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन 2015 में आया था. इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर आप ध्यान से कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. जितना बताया उतनी की बेसिस पे सॉल्व होता है, ठीक है. बट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा लंबा जा सकता है, बट बहुत ही केयरफुली अगर आप सॉल्व कीजिएगा यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर. सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन ऑब्वियसली विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जैसे मैंने आपको बताया. तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं. पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या था. द क्वेश्चन सेज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX which is having molarity equal 0.01 m is 10 times smaller than, that means it is 1/10 of the molar conductivity of a solution of weak acid HY which is having molarity 0.1 m. साथ में एक चीज दी हुई थी कि lambda m naught of x माइनस जो है that is equal to lambda m naught of y minus. ये एक चीज दिया हुआ था. And then it says the difference in their pKa values, pK of HX minus pK of HY is. साथ साथ एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ब्रैकेट में, and that is consider degree of ionization of both the acids to be much less than 1. That means alpha for both the acids is much less than 1. देखते हैं कि करके कि इन सारी चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इसी को यूज करते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट और राइट साइड में लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ X माइनस विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Y माइनस. और ये क्या हो गया, ये दिस इज लैम्डा एम नॉट ऑफ HX. सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा एम नॉट ऑफ HX which will be equal to lambda m naught of HY. This was the purpose of this statement कि दोनों का lambda m naught सेम लेना है. अब ये आने के बाद क्या हो गया, तो अगर हम लोग अल्फा की बात करें, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की गई है, सो अगर हम लोग अल्फा की बात करें तो अल्फा का रेशियो इन दोनों के लैम्डा एम का रेशियो हो जाएगा एट द गिवन कंसंट्रेशन. दैट इज वन पार्ट. सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर HX जो हम लोग अल्फा 1 अगर मान लेते हैं तो दैट इज लैम्डा एम ऑफ HX डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट ऑफ HX, एंड फॉर HY alpha 2 is lambda m of HY at its given concentration divided by lambda m naught of HY. But when we take the ratio, ये देखिए नीचे वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है. So when we write alpha 1 by alpha 2, we can simply write it is a lambda m of HX divided by lambda m of HY. Now यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज होगा, जो सेंटेंस बोला था दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर. दैट मींस दिस वाज 1/10. इसका मतलब हम लोग
इसको लिख सकते हैं 1/10. दैट इज वन पार्ट. नाउ के का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं दोनों एसिड्स का, क्योंकि पीके की बात की गई तो डेफिनेटली के में जाना ही पड़ेगा. सो के का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं दैट इज सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा जो लिखते हैं दैट विल बी रिटन हियर अगेन एज सी अल्फा स्क्वायर बिकॉज अल्फा इज मच लेस देन 1. ये दोनों के लिए वैलिड है एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ के ऑफ एच एक्स एंड के ऑफ एच वाई. अच्छा ये रेशियो फिर से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समहाउ ये रिलेशन मिलने भी वाला है. दूसरा हिंट कहां से मिलता है, पीके का वैल्यू पूछ रहा है, उनका डिफरेंस पूछ रहा है. तो पीके इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ एच एक्स. तो लॉग एक्स का लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंस ले रहे हैं, दैट मींस लॉग ऑफ रेशियो ऑफ दोज टू थिंग्स आने वाला है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रेशियो. अब ये चीजें एग्जाम में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इस क्वेश्चन की बेसिस पर आगे अगर आपके सामने आए तो यू विल बी हैविंग अ रेफरेंस कि ऐसा कभी पहले सोचा था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल. तो ये रेशियो का मतलब क्या हो गया, C1 अल्फा 1 स्क्वायर बाय C2 अल्फा 2 स्क्वायर. नाउ C1 C2 के वैल्यूज दिए हुए हैं. C1 इज 0.01 m, C2 इज 0.1 m. So this is 0.01 by 0.1 into अल्फा 1 by अल्फा 2 दिया हुआ है. So that is 1/10 का स्क्वायर. इंडिविजुअली नहीं मालूम है लेकिन रेशियो मालूम है. So ये अगर देखिए तो this is 1/10 and this is 1/100. So that's why we are getting 10 raised to -3. अब ये आ गया, log ले लीजिए इसका. तो log अगर ले लिया तो log of k of hx by k of hy अगर हम लोग करते हैं तो that will become -3. अब log of k hx को माइनस pk बोल सकते हैं. सो एक बार इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं. k of hx माइनस log of k of hy that is equal to -3. Now this can be written as minus pk of hx and minus this can be written as minus pk of hy and that is equal to -3. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो यू आर गेटिंग pk of hx minus pk of hy and that will be coming 3 and that is the answer of this question. So hopefully आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा. कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट होगा यू कैन पोस्ट ऑलवेज योर डाउट्स in the comment section definitely. So this was one of the very good question. तो इसको मैंने actually second application के लिए रखा था. तो अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की तरफ which will be slightly independent of these two applications, but आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे. So let's move to the third application of this Kohlroas law. तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है solubility of sparingly soluble salt. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ये जरूरी है और उसी पॉइंट के आगे फिर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है. दैट पॉइंट इज इवन इफ यू आर हैविंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसमें चूंकि उनके आयंस बहुत कम होते हैं, बहुत कम आयनेज होते हैं बिकॉज उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है एंड दैट्स व्हाई इवन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी टेकन एज द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, इज सो लो दैट even a saturated solution of salt can be treated as the solution at infinite dilution. अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट लिख सकते हैं एट सैचुरेशन. सो दिस विल बी एट सैचुरेशन वी कैन राइट लैम्डा एम नॉट, है ना, इक्वल्स डेफिनेटली कप्पा विच इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन, अब यहाँ मोलरिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो जितने मोल्स पर लीटर सॉल्ट्स के डिजॉल्व होते हैं उसी को तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर S which is solubility. ठीक है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज हियर. ठीक है, सो यहां पर ये चीज आ गई. अब इसकी बेसिस पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा. अब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन,
try it by yourself and then obviously we'll see the solution of that question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो 3 चीजें सिखाने की कोशिश की है। कहने को तो एक चीज हम लोगों ने सीखा है, लेकिन पहले जो 2 चीजें सीखी हैं उन 2 चीजों को भी यूज किया गया। उनमें से एक चीज ऐसी है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। एक्चुअली मैंने 2 इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे आपको कंडक्टिविटी को समझाने के बाद, है ना। सारे पॉइंट्स को जब समझ लिया तो फिर उसके बाद मैंने 2 आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे। उसमें से पहला जो नोट्स था उसमें हम लोगों ने बोला था कि वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट्स व्हाई हम लोग उसके कंडक्टिविटी को जनरली इग्नोर करते हैं। बट वो तभी तक कर सकते हैं जब आप जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं उनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू वाटर। बट मैंने ये भी बताया था अगर कभी भी कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दे दिया जाए तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, वहां टोटल कंडक्टिविटी जो होगा वो भी उसके कंपैरिजन में होगा एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट इग्नोर द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां भी इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3, NaCl and NO3 are given 116.5, 110.3 and 105.2 Simon centimeter square per mole respectively. The conductivity of AgCl in water is given and that of water used is also given. ठीक है, and it is asking find the solubility of AgCl again in water in gram per liter. ओके, सो बहुत सारी चीजें यहां पर एक क्वेश्चन में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया है कि K ऑफ AgCl इन वाटर इज इक्वल टू, या AgCl सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो K of AgCl only, it will be this thing which is given as the value is 2.4 into 10 raised to minus 6 minus K of water is given as 1.16 into 10 raised to minus 6. तो इनफैक्ट इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा, दिस इज इन साइमन पर सेंटीमीटर, so the value will be 1.24 into 10 raised to minus 6 Simon per centimeter. That is K of AgCl. So this was the first point जिसको यहाँ पर रखने सिखाने की कोशिश की गई थी। That is one point. दूसरा पॉइंट जो है जो हम लोगों ने कोलरेस का एप्लीकेशन पढ़ा था, if you want to know AgCl का lambda m naught, then you have been given the lambda m naught of AgNO3, NaCl and NaNO3. ठीक है, so लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl, अभी आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ AgNO3 प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3। और जब ऐसा लिखते हैं तो इन तीनों के वैल्यूज दिए गए हैं, उन तीनों वैल्यूज को अगर आप रख दीजिए, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 121.6। So this is 121.6 Simon centimeter square per mole. So that is second point. Now lambda m naught मिल चुका है, कप्पा मिल चुका है, तो solubility निकाली जा सकती है, बट वो जो solubility आएगा that will be in mole per liter. तो आपको पूछा जो क्वेश्चन में वो ग्राम पर लीटर। That's why you need to be again careful. We can write इस फॉर्मूला से, इसी को यहीं पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये 121.6 है, कप्पा इज 1.24 into 10 raised to minus 6 and into 1000 upon S। तो यहां से जो सॉलिबिलिटी मिलती है आपको उसका वैल्यू आता है, ठीक है, उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी सिंपली 1.24 into 10 raised to minus 6 into 1000 divided by 121.6, दिस मच मोल पर लीटर आएगा। नाउ इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl which is 143.5 and that's why it will become 1.24 into 10 raised to, ये देखिए minus 3 रह जाएगा, divided by 121.6 into 143.5 is the molecular mass of AgCl. So this much gram per liter. When you solve it, you'll be getting 1.463 into 10 raised to minus 3 gram per liter as the answer of this question. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आए अगेन कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा, एनी स्पेसिफिक डाउट यू आर हैविंग।
ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एज एन एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एप्लीकेशन which is called ionic product of water. तो जब हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई थ्योरी नहीं है. आपके सामने अभी जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना इज द एप्लीकेशन. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एज एन एप्लीकेशन जब हम लोग बोल रहे हैं दैट इज द फोर्थ एप्लीकेशन. तो उस एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चन. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज KW. तो ये कैसे निकाले बेस्ड ऑन सम गिवन डेटा. तो कौन सा डेटा दिया हुआ रहेगा, तो आपके सामने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है उसमें वो सारे डेटा मौजूद होंगे. उसी के 4 पार्ट हैं आपके पास क्वेश्चन में. उन चारों पार्ट्स को जब आप एक एक करके सॉल्व कीजिएगा यू विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग द KW का वैल्यू एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन. सो आप क्या कीजिएगा, अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, पॉज करके उसको ट्राई कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा. न्यूमेरिकली थोड़े डिफिकल्ट नंबर्स हैं, यू कैन यूज द कैलकुलेटर. ओके, सो इतने डिफिकल्ट नंबर देने नहीं चाहिए. देगा तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन को एंड में सॉल्व कर सकते हैं इफ इट इज हैविंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. ठीक है, तो अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा. ओके, सो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, देन ऑब्वियसली विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. देन लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, उन्होंने दिया हुआ है कि एट 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर सैंपल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज गिवन. दैट इज वेरी लो है ना, 5.8 into 10⁻⁸ Siemens per centimeter and the density of water is given 0.997 gram per centimeter cube. Molar conductance of H plus and OH minus has been given to you at infinite dilution and it is asking molar concentration of water. That is the first question. एक काम करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही बढ़ते हैं आगे. अपने आप हम लोग देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग ऑब्वियसली KW तक पहुंचने वाले हैं ना. सो सबसे पहली चीज जो है, जो सबसे पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा मोल कंसेप्ट का. मोल कंसेप्ट में याद कीजिए मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इफ यू आर कंसिडरिंग डेंसिटी टू बी 1 ग्राम पर ml. ये करते हुए हम लोगों ने देखा था 55.56 आता था 1000/18. तो वही चीज यहाँ पे भी एक बार करना है. इस बार आपके पास जो प्रैक्टिकल टाइप का नंबर है 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, तो इसी से सॉल्व करेंगे. सो डेंसिटी इज 0.997 gram per centimeter cube. Centimeter cube is nothing but ml. So 1 ml is having this much. So mass of 1 liter water अगर निकालेंगे that will be 997 gram. Okay, so that's why moles कितने आ जाएंगे H2O के, that will become in 1 liter will become 997 divided by 18. So 1 liter में जितने moles होते हैं that is the molarity. So if you calculate it, it will be coming 55.38 I think आ जाएगा. So that is the molarity of pure water. ठीक है. So molarity of water, pure water in this case is 55.38 m. That is the solution of first question. अब इसका यूज करना है तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया? सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर. नाउ आपके पास मोलरिटी मालूम है और यहां देखिए क्वेश्चन में कंडक्टिविटी भी दी हुई है प्योर वाटर की, एंड दैट इज 5.8 into 10⁻⁸. सो कंडक्टिविटी दी हुई है 5.8 into 10⁻⁸ साइमन पर सेंटीमीटर. एंड अभी जस्ट हम लोगों ने मोलरिटी देखा है. Molarity of pure water is 55.38 approximately. So lambda m will become K into 1000 upon molarity. So ये values रख के अगर आप देखें 5.8 into 10⁻⁸ into 1000 divided by 55.38, that will be approximately 1.05 into 10⁻⁶. So 1.05 into 10⁻⁶ Simon centimeter square per mole. So this is lambda m. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन. तीसरे पार्ट में क्या पूछा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन बताओ. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यू मस्ट बी नोइंग, जो हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन देखा, अल्फा वाज लैम्डा m at C डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट. तो
तो लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O विल बी सिंपली लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों वैल्यूज आपको दिए गए। वैल्यूज कितने कितने दिए गए थे? तो H प्लस के लिए वैल्यू दिया गया 350 एंड OH माइनस के लिए 198। सो दिस इज 350 प्लस 198 and that is 448 Simon centimeter square per mole, and that's why alpha will become this divided by this. So this is 1.05 into 10 raised to minus 6 divided by 448. So this is the number which is approximately 1 minute, this will be 548. 35 plus 19 is 54, so 548, so this will become 548. If you calculate, this number is approximately equal to 1.9 into 10 raised to minus 9. So that's the answer for third question. अभी अल्फा आने के बाद अगर KW पूछ रहा है एज अ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, अब अपन को मालूम है कि अल्फा अगर इतना है तो H प्लस विल बी C अल्फा, OH माइनस विल बी C अल्फा एंड KW is H plus into OH minus. So that's why we can write, अगर हम लोगों को KW चाहिए फोर्थ क्वेश्चन में, KW is H plus into OH minus, एंड चूंकि प्योर वाटर है H plus OH minus बराबर होगा, तो वी कैन डायरेक्टली राइट C अल्फा का होल स्क्वायर। C भी मालूम है फर्स्ट पार्ट में 55.38, अल्फा भी जस्ट निकाला है, यू कैन कैलकुलेट दैट। सो 55.38 into 1.9 into 10 raised to minus 9 का होल स्क्वायर, and that will become approximately equal to 1.1 into 10 raised to minus 14. That is the answer for fourth part of the question. So this question covers the fourth application of Kohlrausch law, which is ionic product of water. Let's move to the last application of this Kohlrausch law, which is ionic mobility and ionic velocity of ions. So when we say ionic mobility of ions, it is related to the speed of ions under the applied electric field. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल द स्पीड ऑफ आयंस, उससे रिलेटेड टर्म है, नॉट एग्जैक्टली दैट टर्म। ठीक है, तो वहां पर एक एक करके हम लोग पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ आयंस अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोड सेपरेशन। कितना डिस्टेंस रखा है उनके बीच में, दैट इज इलेक्ट्रोड सेपरेशन। तो साथ ही साथ यूनिट भी देखते जाएंगे। वोल्ट होती है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रोड सेपरेशन की सेंटीमीटर में अगर करें तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा टर्म जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं एज अ सेक्शन, एज एन एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, दैट इज आयनिक मोबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज आयनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक मोबिलिटी, इट इज नथिंग बट, इसको यू से इंडिकेट करते हैं एक्चुअली हम लोग। सो इट इज नथिंग बट आयनिक वेलोसिटी और स्पीड ऑफ आयन बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो अभी हम लोगों ने देखा। नाउ इसमें अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो आयनिक वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या यहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी जस्ट देखा हम लोगों ने, वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो इफ यू टेक दिस वन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे से ऊपर जाकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन पर वोल्ट पर सेकेंड, दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी। नाउ ये आयनिक मोबिलिटी ऑलरेडी एक नोन टर्म है जिससे रिलेटेड है। वो टर्म क्या है, तो दैट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये कैसे रिलेटेड है, वी से मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट फैराडे इनटू यू, यू इज द आयनिक मोबिलिटी। तो ये काम हम लोग कैटायन के लिए भी लिख सकते हैं, अनायन के लिए भी लिख सकते हैं। So we'll say for cation
तो चार्ज की बात कर रहे हैं इसलिए स्मॉल लैम्डा, नॉर्मली आयंस की बात करते हैं तो लिखते हैं. तो फॉर कैटायन वी कैन राइट लैम्डा m ऑफ कैटायन will be equal to F into U of cation, and for anion we can write lambda m of anion is equal to F into U of anion. That much you need to know about this application, ionic mobility of ions. अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, that will be the end of today's lecture. Next lecture में that is also very important, we'll see conductometric titration and the last part will be about batteries and little bit about corrosion. ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे. So let's see two questions based on the ionic mobility. So question number 10 और 11 आप लोगों ने ट्राई किया होगा. Question number 10, all these both the questions are based on simply directly formula. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको दिया गया है उसमें आपको पूछा गया है सबसे पहले आयनिक मोबिलिटी एंड देन वेलोसिटी ऑफ आयंस. ठीक है, तो H प्लस की बात की गई है, Na प्लस की बात की गई है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट U नॉट ऑफ H प्लस, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज लैम्डा ऑफ H प्लस, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय F. और ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, दिस वैल्यू इज 349.8 दिया हुआ है and divided by F का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 96,500. So if you calculate it, it will be approximately 3.62 into 10 raised to minus 3 and unit again is centimeter square per volt per second. That's for H plus. अब अगर हम लोग Na plus की बात करें तो U naught of Na plus will be equal to lambda of Na plus, lambda naught of Na plus by F, and those values are also given. This is 50.11 and this is simply 96,500. If you solve it, you'll be getting approximately 5.19 into 10 raised to minus 4. Again, unit is centimeter square per volt per second. ठीक है, तो ये तो हो गए आयनिक मोबिलिटीज. अब इन्हीं का अगर आयनिक स्पीड या आयनिक वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ H प्लस, केमिस्ट्री में ये वेलोसिटी स्पीड सब एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं. फिजिक्स में ऑब्वियसली यू नो दैट की वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीड. सो वेलोसिटी का मतलब स्पीड की तरह ले रहे हैं हम लोग. तो दैट वी नो, हम लोगों ने पहले भी देखा था, मोबिलिटी वाज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो वेलोसिटी बिकम्स मोबिलिटी इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो मोबिलिटी दी हुई है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज 3.62 into 10 raised to minus 3 एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जो आपको वैल्यू दिया गया दैट इज 2/5 है ना, वो आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं. सो ये जो वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इट विल बी कमिंग 1.45 into 10 raised to minus 3. This much will be centimeter per second. ठीक है, तो दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ Na प्लस अगर पूछ रहा है, सिमिलरली फिर से वही काम करना है. 5.19 into 10 raised to minus 4 into 2/5 कर लीजिए. So that gives you approximately the value 2.076 into 10 raised to minus 4. So 2.076 into 10 raised to minus 4 centimeter per second. These are the answers for question number 10. Now if you see the question number 11, वहां पर लैम्डा एम नॉट की बात की गई है लेकिन दिया हुआ है आपके पास यू नॉट का वैल्यू, दैट मीन्स आयनिक मोबिलिटी. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. चलिए इसी को फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं यहाँ पे. सो इफ यू वांट टू नो NH4ClO4 का लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4ClO4, दैट मीन्स वी नीड लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4 प्लस इंटू 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ ClO4 माइनस. अब ये लैम्डा एम नॉट जो होता है दैट इज F इंटू यू होता है. अभी जस्ट सीखा हम लोगों ने कैटायन के लिए भी एनायन के लिए भी. सो दैट मीन्स F इंटू यू नॉट ऑफ NH4 प्लस प्लस यू नॉट ऑफ ClO4 माइनस. और ये दोनों वैल्यू अगर आप लोग रख दें तो दैट इज, दिस इज 96,500 और ये वैल्यू जो दिए गए हैं दैट इज 6.6 इंटू 10 raised to minus 4 एंड 5.7 इंटू 10 raised to minus 4. So इन सबको अगर आप सॉल्व कर लीजिए you'll be getting approximately 118.695 जैसा कुछ आ जाएगा. 118.695 Simon centimeter square per mole will become the answer of this question.
सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। लेकिन एक पॉइंट और डिस्कस करना है मेरे को, थ्योरेटिकल थोड़ा है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा पीरियोडिक टेबल के टाइम पे। सो उस पॉइंट को जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्वालिटेटिवली हम लोग देख रहे हैं। सो आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ये ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर लिथियम प्लस के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, हाइड्रेटेड आयन का साइज काफी ज्यादा हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई आयनिक मोबिलिटी जो है वो उसके लिए काफी कम हो जाएगी। तो इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए, लिथियम प्लस एक्वस, वैसे लिथियम प्लस गैस फेज में विल बी द स्मॉलेस्ट इन साइज, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा रिजल्ट आ जाता है। सो यू हैव लिथियम प्लस से ज्यादा हो जाएगा Na प्लस का एक्वस देन K प्लस एक्वस एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम लोग आर भी लिख देते हैं, फ्रांसियम तक तो जाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो रेडियो एक्टिव है, तो यहां तक जाते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। दूसरा एक पॉइंट जो बनता है, H प्लस इज हैविंग एक्सेप्शनली हाई, इसको हम लोग यूज करने वाले, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूं आपको। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। सो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को भी आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका ही एक एप्लीकेशन की तरह बन सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। सो H प्लस एक्वस का जो आयनिक मोबिलिटी होता है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एनी अदर कैटायन और आनायन, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिथियम प्लस पूछा जाए तो वो तो एंड में है ही है, ठीक है। तो कुछ आयंस की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करेंगे। उनके नंबर्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किसके कारण कंडक्टेंस बढ़ने वाला है, किसके कारण बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, या किसके रिमूवल से कंडक्टेंस काफी ज्यादा कम हो जाएगा, किसके रिमूवल से बहुत ज्यादा कंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें अनायंस के लिए भी थोड़ा सा ऑर्डर देख लीजिए, जस्ट मैं एक बता दे रहा हूं। Cl माइनस एक्वस, यहाँ दोनों चीजें फैक्टर है, चार्ज भी फैक्टर है, साइज भी फैक्टर है, इसलिए कभी कभी मिक्स टाइप के ऑर्डर मिलेंगे आपको। तो Cl माइनस एक्वस से ज्यादा होता है Br माइनस एक्वस का, चार्ज सेम है, इसका साइज एक्वस साइज जो होता है, एक्वस आयन का साइज छोटा हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज, अगर हम लोग बात करें, Br माइनस से ज्यादा सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है बट इसका साइज इतना ज्यादा है कि OH माइनस का इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो अनायन में नॉर्मली OH माइनस इज हैविंग वेरी हाई मोबिलिटी एंड दैट्स व्हाई कंडक्टेंस आल्सो। सो इन सब चीजों को बेसिस बना के देखिएगा। हम लोग अगले क्लास में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे। रिसेंट टाइम पे एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आने के पूरे चांसेस है। प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, इसलिए IIT इनको बहुत ज्यादा प्रेफर भी करने लगा है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। Whatever is your feedback or your comment or your doubts, definitely put it in the comment box, ठीक है। That's all for today's lecture. Thank you. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो YouTube पे लाइक का बटन दबाएं, और हाँ, अपने डाउट्स एंड फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। फॉलो द प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिमेनिंग वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू एंड टेक केयर।